नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रसून सोनी। आज हम लोग अपना सेकंड लेक्चर लेके आ रहे हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे पृथ्वी का इतिहास कैसा रहा। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ये सारे सीरीज़ जो है पीएससी और यूपीएससी वाले लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपके परिचय में जो कोई भी हो आप भी इसको जान सकते हो, सीख सकते हो। बेसिक जियोग्राफी का लेक्चर है, बहुत अच्छा लेक्चर, बहुत काम का लेक्चर है। इसके अलावा जो लोग भी आप में से बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं उनसे भी बोलना चाहूँगा कि हमारे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में मोपका में एक ब्रांच है जहाँ पे हम लोग फ्री क्लासेस चला रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उस क्लास में संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ और एक अच्छा इन्वायरमेंट में पढ़ाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पृथ्वी का इतिहास। दोस्तों, जैसे कि हम पृथ्वी को देखते हैं तो बहुत से दार्शनिक और सभी लोग ये जनरल कॉन्सेप्ट एक मानते हैं कि पृथ्वी शुरू में जो थी ये एक आग का गोला थी और वो धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। इसके आउटर सरफेस धीरे धीरे ठंडा होके आज हमारा जो क्रिएचर है, सारे चीज़ मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। जैसे एक बड़ा सा द्वीप था, वो द्वीप छोटे छोटे पार्ट में टूटते गया और टूटने के बाद आज जैसा कि हमको जो द्वीप दिख रहा है वो सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ पर्यावरणीय घटनाएं हुई जिसके कारण हमारी पृथ्वी जो थी वो इस फॉर्म में जैसा अभी हमको देखने को मिलता है, एज ऑफ ह्यूमन के फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि पृथ्वी के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे कुछ स्रोत मैं सामने लिखा हुआ हूँ कि अवसादीकरण की दर सबसे पहला स्रोत है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। दोस्तों, होता ये है कि हवा और पानी, विंड और वाटर के कारण छोटे छोटे पार्टिकल एक जगह से मूव होते हैं और किसी दूसरे जगह पे जाके जमा होने लगते हैं। तो इस जमाव को ही हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और ये जो जमाव की दर को अगर हम पता कर लें तो हम ये देख सकते हैं कि कितना डस्ट कितने समय में जमा हुआ है, जिससे पृथ्वी का एज क्या होगा। तो इस पे हम अगर देखें, और दूसरा होता है महासागर की लवणता, तीसरा होता है जीवाश्मों की आयु, चौथा होता है शीतलन की दर और पांचवा रेडियोमेट्रिक डेटिंग्स। तो एक बार देखते जाते हैं कि जैसे देखिए सेडिमेंटेशन होता क्या है, किसी भी हाई हिल एरिया से वाटर फ्लो के साथ लो हिल एरिया में सेडिमेंटेशन शुरू हो जाता है। और पृथ्वी के अगर सेडिमेंटेशन की बात करें तो 8.67 mm हर साल हमारा सेडिमेंटेशन हो रहा है। तो इसके बेसिस पे अगर हम पृथ्वी की उम्र का पता लगाएं तो इसको हम बोलेंगे कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, है ना। दोस्तों, पृथ्वी का उम्र जो है पता लगाने के लिए बहुत से वैज्ञानिक अलग अलग तरीके की खोज करते रहे हैं, जिसमें से ये भी एक है सैलिनिटी ऑफ ओशियन, महासागरों की लवणीयता। इसमें हम क्या करते हैं कि महासागर की लवणीयता को हम जांचते हैं और उसके बेसिस पे पृथ्वी के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद होता है जीवाश्मों की आयु। जीवाश्मों की आयु में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे खुदाई में कुछ जीवाश्म मिल रहे हैं, उस जीवाश्म की कार्बन डेटिंग करके हम उसके एज का पता लगाते हैं और उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि वो कितना पुराना था। उस हिसाब से हम पृथ्वी के इतिहास को समझते हैं। इसके बाद रेट ऑफ कूलिंग, जैसा कि मैं बताया पृथ्वी शुरू में एक आग का गोला थी, वो धीरे धीरे ठंडा होकर आज पृथ्वी के फॉर्म में मिलता है, जिसमें अभी भी हम इनर कोर को अगर देखें तो हमारा इनर कोर जो है अभी भी एक दहकते हुए लावा या गोले के समान है। और आउटर कोर फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट जिसको हम सतह बोल रहे हैं, और उसमें एक एटमॉस्फेयर चारों तरफ से हमको कवर करके रखा रहता है। तो रेट ऑफ कूलिंग को जान के भी हम ये पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी का इतिहास कैसा रहा होगा। उसके बाद रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1904 में रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे देखा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट समय के साथ साथ किसी दूसरे एलिमेंट में बदल जाते हैं और साथ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रिलीज भी करते जाते हैं। तो इसके बेसिस पे उन्होंने पृथ्वी के आयु का पता लगाने की कोशिश की, है ना। तो इसको हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहते हैं। हर मेथड जिससे हम पृथ्वी का एज निकाल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती हैं और
उससे कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें फॉसिल का, है ना, कि जीवाश्मों से हम आयु पता करने का, तो जब जीवाश्म नहीं थे उससे पहले के बारे में उससे कुछ पता नहीं चल सकता। अगर हम बात करें कि सेडिमेंटेशन का, तो शुरुआती समय में हमारा पर्यावरण बहुत मैच्योर नहीं था, तो उस समय के बारे में जानकारी हमको उससे नहीं मिल सकता, क्योंकि सेडिमेंटेशन नहीं हो रहा था, है ना। ऐसे हर विधि के कुछ लिमिटेशन है, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है उसको समझने के लिए, जैसे कि अभी हम जानते हैं हमारे पृथ्वी का एज जो है वो 4.6 बिलियन ईयर है ना। तो इन वहाँ 4.6 बिलियन ईयर से अभी एज ऑफ ह्यूमन तक अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें कॉमन थी और किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको समझने से पहले हमको ये जो 4 कॉन्सेप्ट हैं, इस 4 कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि इरा, जैसे हम अपने पूरे अर्थ के हिस्ट्री को 4 इरा में डिवाइड किए हैं। उसके बाद हर इरा के कुछ पीरियड्स हैं जिसको काल बोलते हैं, और हर काल के कुछ युग हैं, और हर युग के कुछ एजेस हैं, है ना। तो हम एक जनरल कॉन्सेप्ट में देखेंगे, ये हमको समझने के लिए बहुत आसानी होगा कि सबसे पहले महाकल्प, फिर काल, युग और आयु। दोस्तों हिंदी में करने से बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए थोड़ा इंग्लिश वर्ड को अपन कंसीडर करेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और हमको समझना होगा कि मिलियन जहाँ पे लिखा है, 1 मिलियन वो 10 लाख के बराबर है, और 1 बिलियन जहाँ पे लिखा है वो 1 अरब के बराबर। जैसे हम देखें कि 4.5 बिलियन ईयर लिखा है ना। अगर हम इसको बदलें मिलियन में, तो मैथ्स के फॉर्मूले सामान्यतः 4543 बिलियन ईयर मिलियन ईयर में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब आगे चलते हैं और एक स्लाइड पे हम पहुंचते हैं। ये एक जनरल सा स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लास्ट में आप ले लेंगे। अगर ये पूरे डिटेल में ये चाहिए तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम शुरू करते हैं कि जैसे हम अभी पिछले बार बताए कि 4 महाकल्प 4 ईरा में डिवाइड किया गया है। तो वो 4 ईरा कौन कौन से हैं? प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक, है ना। तो प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इससे पहले दोस्तों इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में बनाना चाहिए कि किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ। इसके लिए एक वैज्ञानिक थे डार्विन। ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने रिवॉल्यूशन का थ्योरी दिया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जैसे कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सोसाइटी के सामने रखें, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जब शुरुआती दौर में सिर्फ एक सिंगल सेल जो था वो फॉर्म हुआ होगा, कहीं पानी के अंदर ये सिंगल सेल डेवलप हुआ होगा। फिर जैसे जैसे कोई भी स्पीसीज़ बढ़ती है उनके बीच में स्ट्रगल शुरू हो जाता है रहने के लिए, खाने के लिए और अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। और इस स्ट्रगल के दौरान उनमें कुछ कुछ चेंजेस होते जाते हैं, और जो चेंजेस सर्वाइवल के लिए फिट होते हैं वो ही आगे जाते हैं, और जो फिट नहीं होते वो प्रकृति में पीछे हो जाते हैं। इस बात को डार्विन ने हमको सबसे पहले बताया। तो सिंगल सेल स्पीसीज़ से मल्टी सेल स्पीसीज़ बने होंगे, जिस मल्टी सेल स्पीसीज़ का स्ट्रक्चर जो रहा होगा वो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर रहा होगा, एक जेलीफिश जैसा या एक ऐसा जो बिल्कुल ऑक्टोपस जैसा कुछ चीज़ सबसे पहले बना होगा, है ना। तो ये बनावट भी जो है पृथ्वी के इतिहास के साथ ही चली होगी, है ना। तो जैसे हम देखें कि सबसे पुराना, जैसे हम बात करें कि लगभग पृथ्वी के उम्र को 4600 मिलियन, दोस्तों जब मैं मिलियन बोल रहा हूँ, बिलियन बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट को आपको पिछले स्लाइड में समझाया है मैंने कि जब मिलियन बोल रहा हूँ तो वो 4600 मिलियन है, और अगर मैं बिलियन बोल रहा हूँ तो 4.6 बिलियन, है ना। तो प्री कैम्ब्रियन युग जो है, प्री कैम्ब्रियन ईरा जो है, महाकल्प है, इसके 3 युग हैं, आर्कियन, एजोइक और प्रोटेरोजोइक, है ना। तो ये तीनों जो आर्कियन, एजोइक, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, ये पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े भाग को कवर करते हैं। ये
यूपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ना। इसके अलावा दूसरा अब हम देखते हैं पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। ये सबको हम लाइन से समझते जाते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ, है ना। जैसे कि सबसे पहले हम देखें आर्कियन, एजोइक और प्रोटेरोजोइक, ये प्री कैम्ब्रियन के जो पार्ट हैं, इसमें ज़्यादा चीज़ हमको पृथ्वी में कुछ मालूम नहीं इक्विपमेंट की कमी के कारण, और वो बहुत पुराने साक्ष्य हैं, उनके अध्ययन में कमी के कारण हमको उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं है प्री कैम्ब्रियन के बारे में। जब हम बात करते हैं पैलियोजोइक का, तो पैलियोजोइक को हम कुछ पीरियड्स में डिवाइड किए हैं, जैसे कि कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस और पर्मिनियन, है ना। तो ये सारे जो पीरियड्स हैं, इसमें कुछ बातें याद रखने लायक हैं। जैसे कैम्ब्रियन जो है, अब इससे पहले हम समझ लेते थोड़ा बॉटनी का एक टॉपिक, इनवर्टिब्लेट्स और वर्टिब्लेट्स। जैसा कि अभी मैं बताया कि सेल बना होगा, फिर वो एक ऐसे गोल से कुछ ऑक्टोपस या जेलीफिश जैसे जानवर बने होंगे, स्पीसीज बने होंगे। उसके धीरे धीरे जिनके में रीढ़ की हड्डी होती है वैसे जानवर हमको मिले होंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले इनवर्टिब्लेट्स आए होंगे पृथ्वी के इतिहास में, फिर वर्टिब्लेट्स आए होंगे, है ना, फिर एम्फीबियन आए होंगे, फिर मैमल्स आए होंगे, है ना। तो इसको हम समझ जाएं अगर डार्विन के कॉन्सेप्ट को, तो ये हमको समझने में थोड़ा इजी होगा, है ना। तो जैसे कि ये इनवर्टिब्लेट्स और वर्टिब्लेट्स होते हैं ना। वर्टिब्लेट्स के अंदर में एम्फीबियंस भी आते हैं। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, है ना। तो ये जैसे कि एम्फीबियन है, इसमें बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है कि इनके में रीढ़ की एक हड्डी पाई जाती है, जिसको इनवर्टिब्लेट्स के अंदर रखा जाता है ना। अब हम समझते हैं कि कैम्ब्रियन क्या है। कैम्ब्रियन एक लैटिन वर्ड है जो कि 570 मिलियन या फिर बोल सकते 5.7 बिलियन ईयर पहले के कुछ साक्ष्य हमको मिले। इसका लैटिन में वेल को हम कैम्ब्रियन बोलते हैं, कैम्ब्रिया बोलते हैं, है ना। तो कैम्ब्रियन युग में पहली बार वेल के हमको साक्ष्य मिलते हैं, जिसके कारण इसको कैम्ब्रियन युग भी बोला जाता है। दूसरा है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन में हमको इनवर्टिब्लेट्स मिलना शुरू हुए, मतलब जिनके में रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी, एक गोल सा स्ट्रक्चर रहता है जिसमें जो मसल्स या हार्ड बॉडी से, सॉफ्ट मसल्स या हार्ड बॉडी से बना होता है, इसको हम इनवर्टिब्लेट्स बोलते हैं। तो ये सबसे पहले हमको ऑर्डोविशियन में, दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता है कि इनवर्टिब्लेट सबसे पहले कब पाए गए, कौन से पीरियड में पाए गए, है ना, या कौन से ईरा में पाए गए। ये सिंपल से सवाल आ जाता है, तो इसको हम सिंपल समझ सकते हैं कि ऑर्डोविशियन में प्रोटेरोजोइक, प्लेनोजोइक ईरा के ऑर्डोविशियन टाइम पे हमको अक्वाशरीकी मिले। उसके बाद एक है सिल्यूरियन। सिल्यूरियन में क्या है, समुद्र में एल्गी और कैलिडोनियल एक हलचल हुआ था, जिसके कारण बहुत सारी हलचल हुई, जैसे कैम्ब्रियन हलचल, कैलिडोनियल हलचल, हर्सिनियन हलचल। इसमें क्या हुआ, पर्वत निर्माणकारी गतिविधियां भी बनी कि पर्वत का निर्माण हुआ, है ना। तो इस समय कैलिडोनियल हलचल हुई थी, जिसके कारण भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। ये भी सवाल सिंपल आ सकता है कि अरावली पर्वत का निर्माण किस पीरियड में हुआ, तो हम समझ सकते हैं सिल्यूरियन में हुआ था, है ना। इसके बाद अगर हम देखें कि डेवोनियन को, तो डेवोनियन को हम मत्स्य युग के बारे में देखिए दोस्तों। अब हो क्या रहा है कि सिंगल सेल स्पीसीज से हम अकशेरुकी में बने, उसके बाद एक मत्स्य युग आया जिसमें समुद्र में बहुत ज़्यादा स्पीसीज बढ़ने लगी, है ना, जिसको हम मत्स्य युग के नाम से जानने लगे। और इस टाइम क्या है, प्लांट भी हमको देखने को मिल रहे हैं, है ना, साक्ष्यों में प्लांट भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं कि डेवोनियन में ही मत्स्य युग था। इस समय मछलियाँ बहुत ज़्यादा समुद्र में पाई जा रही थी, है ना। अब जब समुद्र में बहुत ज़्यादा मछलियाँ मिलने लगी, है ना, तो डार्विन के अकॉर्डिंग क्या है, उनमें आपस में स्ट्रगल होगा, एक संघर्ष होगा। उस संघर्ष के कारण कुछ स्पीसीज ऐसे डेवलप होंगे जो समुद्र को छोड़ के अर्थ में आ जाएंगे, है ना, और वो ही कहलाएंगे उभयचर या एम्फीबियन, है ना। और अगला इसके बाद जो है कार्बोनीफेरस। इसमें क्या होगा कि एम्फीबियन जो है वो हमको देखने को मिलेंगे, एम्फीबियन अर्थ पे हमको आ जाएंगे, है ना। और एम्फीबियन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जैसे कि मेढक हो गए, ये सब एम्फीबियन में आते हैं, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं,
है ना। इसके अलावा कोयले का निर्माण भी इस समय देखने को मिलता है ना। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आ गए और वो मरे होंगे और दब गए होंगे, जिसके कारण फॉसिल्स बने होंगे, है ना। उसके बाद है कि पर्मियन, है ना। ये देखिए कार्बोनिफेरस में उभयचर जीव मिले। पर्मियन में सबसे इम्पॉर्टेंट है दामोदर श्रेणी का जो है, हमको वो देखने को मिला भारत में। इसके बाद हम आते हैं मीसोजोइक, है ना। जैसे 4 ईरा हैं, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक, है ना। जिसको हिंदी में अगर हम पैलियोजोइक को पुराजीवी, मीसोजोइक को मध्यजीवी और सीनोजोइक को नवजीवी बोलते हैं। तो ये जो मध्यजीवी सेक्शन है, इसको 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, टर्सरी, जुरेसिक और क्रिटेशियस। इन सब में मेन ध्यान रखने वाला बात है कि इस टाइम पे जो मैमल्स थे वो हमको देखने को मिले अर्थ में। अब अर्थ में जब आ गए एम्फीबियन, तो वो धीरे धीरे इवोल्यूएट होते गए और मैमल्स बने, है ना। और इसके साथ जुरासिक जो था टर्सरी युग में बने। जुरासिक में बहुत ज़्यादा फॉर्म में पूरे पृथ्वी में फैल गया और क्रिटेशियस में ख़त्म हो गया, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें स्तनपायी जीव हमको टर्सरी में देखने को मिलते हैं, जिसको हम मैमल्स बोलते हैं। इसके बाद एक और है कि चूना पत्थर का निर्माण हमको मिलता है देखने के लिए। चूना पत्थर का इस समय दोस्तों, जैसे हम बताए, पृथ्वी के शुरू में सिर्फ एक ही महाद्वीप था और एक ही समुद्र था, ऐसा एक कॉन्सेप्ट हमको मिलता है। तो एक महाद्वीप जो था वो था पेंजिया और एक महासागर था जिसको पैंथलासा बोलते हैं। जब वो पेंजिया ब्रेक हुआ तो वो 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, एक अंगारा लैंड बोले एक पार्ट को, एक को हम लोग बोले गोंडवाना लैंड, है ना। तो जो अंगारा लैंड था वो और गोंडवाना लैंड, तो ये जो गोंडवाना लैंड जो हुआ, इसमें हमको चूना पत्थर मिला जिसका क्रिटेशियस, जैसे ये क्वेश्चन भी पूछ कैसे देता है कि चूना पत्थर किस पीरियड में या किस ईरा में पाया जाता है, तो इसका भी आंसर है यहाँ पे। इसके बाद है सीनोजोइक। सीनोजोइक में क्या है दोस्तों, टर्सरी और क्वार्टरली 2 पीरियड में इसको सीनोजोइक को डिवाइड किया गया है ना। टर्सरी के अंदर आते हैं पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, पोलियोसीन और प्लेस्टोसीन, ये सारे। और इनके साथ इसके बगल में देखिए कि मिलियन ईयर लिखा हुआ है। पैलियोसीन 65 मिलियन ईयर, इयोसीन 53 मिलियन ईयर, ओलिगोसीन 37 मिलियन ईयर और मायोसीन 26 मिलियन ईयर और प्लियोसीन 12 मिलियन ईयर और प्लेस्टिनोसीन 2 मिलियन ईयर। इस समय दोस्तों पर्वत निर्माणकारी गतिविधियां बहुत तेज हुई, है ना। जैसे पर्वत का निर्माण हमारे हिमालय की भी श्रेणी में सीधा सवाल पूछ देता है कि जैसे हिमालय के 4 श्रेणी हैं, है ना, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इस टाइप का 4 श्रेणी है। तो कौन सा जो है किस टाइम पे बना, जैसे इयोसीन जो है उसमें वृहद हिमालय का निर्माण शुरू हुआ, है ना। इसके बाद जो ये ओलिगोसीन है, इसको हम कपी युग के भी नाम से जानते हैं। ओलिगोसीन, कपी युग, देखिए बगल में एक कपी मानव का भी फोटो लगा हुआ है। ओलिगोसीन एक कपी युग था। इसके बाद मियोसीन लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, लघु हिमालय के निर्माण के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इसके अलावा है प्लेस्टिनोसीन, इसमें शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। और इस टाइम आइस एज भी आए दोस्तों, जैसे यूरोपियन और अमेरिकन दोनों कंट्रीज़ ये मानते हैं कि 4 आइस युग आए, जिसमें से आइस युग इस टाइम पे भी आया था। इसके बाद है क्वाटरनरी पीरियड में एक इपोक है जिसको हेलोसीन बोलते हैं, जो अभी हम इस पे ही हैं, एज ऑफ ह्यूमन जिसको हम बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये एक इमेज है हमारे पास, जिसको आप बहुत अच्छे से अपने घर पे चार्ट बना के भी रख सकते हैं और बहुत अच्छा सा इमेज है, आप हमसे ले भी सकते हैं संपर्क करके। आज का वीडियो यहीं, अगले वीडियो में हम और पढ़ेंगे कि किस तरीके से पेंजिया पैंथलासा वाला डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो इन सारे सीरीज़ को पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे बात को पहुंचाएं कि हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।